ऑफलाइन क्लासेस बंद रखा हूँ मंडे तक। तो अभी टीचर थोड़ा ठीक फील कर रहा है, तो सोचा कि क्या करे, हमारा कोर्स पीछे ना चला जाए, तो एक क्लास रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। तो जैसे आपने दोनों दोनों बैच में ही बोले हो कि डाइपोल का फिर से आपका रिकॉर्डिंग चाहिए क्लास का, तो मैंने सोचा कर ही देता हूँ डाइपोल का एक लेक्चर रिकॉर्ड। ठीक है। तो वैसे टीचर बीमार तो है, साथ में टैलेंटेड भी है, क्योंकि बीमार होने की वजह साथ साथ वो क्लास भी करवा रहा है आप लोगों के, ताकि आपका कोर्स पीछे ना चला जाए। ठीक है। तो चलो, जैसे कि मैं बोल रहा था, अरे तो डाइपोल का हमें स्टडी करना है। ठीक। ओके। तो डाइपोल मिलता कहाँ पे है, मैं बता चुका हूँ। डाइपोल जैसे कि हमें नेचर में मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल हो जाए, NaCl हो जाए, Na सोडियम और क्लोरीन माइनस। ठीक। तो इसमें हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इक्वल चार्जेस देखने को मिलता है, तो हम इसको बोलते हैं डाइपोल। दो तरह की चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है। तो डाइपोल ऐसे हमने डिफाइन नहीं किया है, डाइपोल है ऑलरेडी नेचर में, और हम उसे स्टडी करने के लिए एक आइडियल सिचुएशन करके फिजिक्स में उसको स्टडी करते हैं। सॉरी। तो जैसे कि आपको पता है ना, H2O का जो मॉलिक्यूल होता है, कैसे लिखते हैं, यहाँ पे H+, O-। तो यहाँ पे एक डाइपोल, यहाँ पे एक डाइपोल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाइपोल्स, तो हमें मिल जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से नेचर में डाइपोल देखने को मिलते हैं, और हम, ताकि हम मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को ठीक से देख पाए, समझ पाए उसका बिहेवियर। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसे बिहेव करेगा। हालांकि अभी इस चैप्टर में तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चल रहा है, तो मैग्नेटिज्म की बात नहीं करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। तो इसमें मॉलिक्यूल कहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं, वो समझने के लिए हम डाइपोल का स्टडी करेंगे। ठीक। ओके। तो जैसे कि हम डाइपोल को पहले डिस्क्राइब कर देते हैं कि कैसे क्या होता है। डाइपोल में दो चार्जेस रहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रहता है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। और जैसे कि मैंने बोला था कि डाइपोल दिखता कहाँ पे है, मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल में एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और छोटा बहुत एंगस्ट्रॉम लेवल में होता है ना सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द एलिमेंट्स। तो वो जैसे कि NaCl में सेपरेशन बहुत कम होता है, तो इसलिए डाइपोल के चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन हम लेंगे उसको मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ D, और वो भी हम बहुत छोटा लेंगे। दैट मीन्स इस डाइपोल, हाँ ठीक है। तो इस डाइपोल का जो फिजिकल क्वांटिटी हम इसके नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए लेंगे, उसे बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। ठीक। लिखेंगे P से, इसको बोलेंगे डाइपोल मोमेंट, विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, ये एज्यूम करके लिया जाता है कि डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक हम लेंगे। ठीक। डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक लेंगे, पॉजिटिव चार्ज के तरफ लेंगे। ठीक। ओके। डाइपोल का यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे देखें तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, और डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका यूनिट होता है मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि इसका SI यूनिट है, SI यूनिट है कूलम्ब मीटर। और CGS में भी एक नाम है, CGS में इसको क्या हो जाएगा, हाँ उसको बोलते हैं डाइन। स्पेलिंग तो मुझे नहीं पता, शायद ऐसा ही होगा। CGS में इसको बोलता है, सॉरी सॉरी नॉट डाइन, डिबाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, जूल, डाइन, ये सब तो
एनर्जी के यूनिट्स है डी बाई, सॉरी, सीजीएस में इसका यूनिट है डी बाई। ओके ओके। तो अभी डाइपोल को नेचर में अकेला थोड़ी रहता है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से रहते हैं। तो हम डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए इस तरह के एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में मान लो कि मैंने यहाँ पे बोला कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे -2q चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, और यहाँ से ए डिस्टेंस पे, छोटा सा डिस्टेंस ए पे एक +q चार्ज रखा हुआ है, और वाई एक्सिस पे भी सेम +q चार्ज रखा हुआ है। कितने दूरी पे? ए। तो बोला है कि एक सिस्टम गिवन है, तो निकालो इसका डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा। ठीक। तो हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे, ये देखो कि एक डाइपोल का कॉम्बिनेशन हो रखा है। कितने डाइपोल है देखो, -2q चार्ज को हम दो -q एज्यूम कर सकते हैं, एक -q और एक दूसरा -q। तो इस -q और एक्स एक्सिस के अलोंग -q और +q के लिए एक डाइपोल हो गया, जिसका डाइपोल मोमेंट मान लो p, और अलोंग वाई एक्सिस दूसरा एक और डाइपोल हो गया, इसका भी मान लो p। ठीक, सेम है ना, चार्जेस भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो हम दोनों को p ले रहे हैं। और दोनों डाइपोल जो है p 90 डिग्री कर रहा है आपस में, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? √2p। तो हमें डाइपोल मोमेंट मिल रहा है q इंटू ए, दैट मीन्स √2 q इंटू ए इज द नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ये है। ठीक है, आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। तो बीच में से ना इक्वल इक्वल वेक्टर से बीच में क्या डायरेक्शन रहता है? आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 है। तो हम इसको डायरेक्शन के साथ रखेंगे तो हो जाएगा क्यू ए इंटू आई कैप प्लस जे कैप, बस ऐसा ही आना चाहिए ना। √2 कैंसिल आउट हो जाए, पी तो क्यू इंटू ए है, आई कैप प्लस जे कैप है। ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट और एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें ये जेई का बैच में मैंने टेस्ट पे दिया था, तो फिर भी देख लेते हैं। आप ट्राई करो पहले, फिर मैं करवाता हूँ। वैसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे रख दिया है उन्होंने -2q चार्ज। सेम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी उन्होंने रख दिया है -2q चार्ज। पॉजिटिव एक वाई एक्सिस पे रख दिया है +3q चार्ज, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे सेम दूरी पे है सब सारे, डिस्टेंस कितने? ए ओरिजिन से, और इसमें रख दिया है उन्होंने +q चार्ज। तो सिस्टम फॉर्म कर दिया है। तो बोल रहा है कि बताओ इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो ठीक है, करो, फिर मैं करता हूं। ठीक, चलो कैसे करें। यहाँ पे +3q है, हम इसको मानते हैं कि यहाँ पे है +2q और साथ में है एक +q, यहाँ पे -2q और यहाँ का +q मिलके हमारा हो गया एक डाइपोल। और जो यहाँ पे -2q है, इससे हम अलग करते हैं -q को और एक -q को, तो नीचे वाला +q और -q मिलके हो जाता है एक और डाइपोल, और ऊपर वाला +q और ये दोनों मिलके हो जाता है एक और डाइपोल। कॉम्बिनेशन हमारा बन चुका है, और यहाँ पे है 3 डाइपोल। तो पहला देखो, डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा, कितना करके होगा? ए है ना, सारे 90 डिग्री बनाए हैं, तो डिस्टेंस भी उनका लाइट, हाँ, √2a होगा। तो अभी इसका डाइपोल तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो जाने दो, ऐसे जाएगा p, इसमें भी ऐसे जाएगा p, दोनों p 45 डिग्री एंगल करके रखा है, उनके लिए आएगा यहाँ पे, उन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इसका आएगा p cos थीटा, इसका आएगा p cos थीटा, रहेगा 2p cos थीटा,
है ना, लेफ्ट के तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ इस पी और ये वाला पी के रिजल्टेंट। और अब तीसरे डाइपोल को देखें तो इसका इस तरफ रहेगा, चार्ज डबल है तो डाइपोल मोमेंट भी हो जाएगा 2p, और डायरेक्शन हमने लिख लिया, एंगल भी सेम ही होगा। अब इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, इसका एक्स एक्सिस के तरफ कंपोनेंट आ जाएगा क्या, बोलो क्या, इसका आ जाएगा 2p cos थीटा, थीटा तो 45 है ना, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, दोनों साइड तो इक्वल है, ठीक। अब इसका एक और कंपोनेंट रह जाएगा ऊपर की तरफ 2p साइन थीटा। हाँ जी, इसमें भी दोनों कंपोनेंट होंगे साइन वाला, 2p साइन, नो p साइन, एंड इसमें p साइन थीटा वाला, जो कि दोनों मिलकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो इसमें भी 2p cos थीटा लेफ्ट के तरफ एक वेक्टर है, 2p cos थीटा राइट के तरफ एक वेक्टर है, तो रिजल्टेंट हो गया 0। तो रह गया कौन, 2p साइन थीटा, वो भी डायरेक्शन j कैप की तरफ। तो p तो हमें पता ही है, p का डिस्टेंस कितना है, d √2a है ना। तो p हो गया हमारा चार्ज, तो q डिस्टेंस √2a, डायरेक्शन हो गया j कैप, तो √2qa j कैप, ऐसा होना चाहिए आंसर। अच्छा लगा एग्जाम्पल, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्टिन्यूअस वाला रिंग वाला एग्जांपल लेते हैं कि हमने तो पहले चार्ज्ड आर्क वाला रिंग, सेमी रिंग, पूरा वाला इस टाइप का सिस्टम तो कर चुके हैं ना। तो अभी एक और देखते हैं, अच्छे से नोट्स बना लो। हम तो है बंगाली लेकिन क्लास कर रहे हैं हिंदी में, अच्छा तो हो नहीं रहा, लेकिन हिंदी में बात कर रहा हूँ मतलब ये समझ लो कि ये वीडियो पब्लिक होने वाला है, नो प्राइवेट अपलोड, मेरा भी तो कुछ बन जाए फॉलोअर्स। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक क्वार्टर रिंग है जो कि बहुत तगड़ा चार्ज दे रखा है, इसमें डायग्राम मेरा उतना अच्छा नहीं बनता, कोई नहीं। तो इसमें चार्ज हो रखा है, मान लो ले लेते हैं एक प्लस क्यू करके, और ये जो ओरिजिन है इसमें भी उन्होंने दे रखा है माइनस क्यू करके, ठीक, ओके। तो बोल रहे जो सिस्टम बन गया है इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकाल के बताओ, रेडियस रखा है आर करके, ठीक। कोशिश करोगे या मैं ही कर दूं, कोशिश करने वाले कर सकते हैं, लेकिन अपन चालू करते हैं अपना काम। हमें क्या करना है, देखो डाइपोल बनाने के लिए ये प्लस क्यू जो है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो लेकिन हम इस प्लस क्यू से थोड़ा सा पोर्शन काट सकते हैं जिसमें चार्ज कितना होगा, हमने पोर्शन काट लिया मान लो डी एक्स वाला, तो इसमें चार्ज भी होगा डी क्यू वाला, छोटा सा चार्ज पॉजिटिव होगा, और इस माइनस क्यू को हम इनफाइनेट माइनस डी क्यू में तोड़ सकते हैं। तो मान लेते कि एक माइनस डी क्यू इधर भी है, ठीक। तो इसका डाइपोल हो बन जाएगा ना, माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू मिलके डाइपोल बन गया, चलो। और इसको हमने कहाँ पे लिया, एक्स एक्सिस से थीटा पे एक पोर्शन जो मैंने रिंग पे लिया था dx, वो कितने एंगल बना रहा है, डी थीटा, ओके। तो उसमें डी क्यू कितना होगा, आसानी से निकालते हैं, चलो। लेमडा इंटू, लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा इंटू डी एक्स होना चाहिए। लेमडा क्या होगा, टोटल चार्ज विच इज प्लस क्यू डिवाइडेड बाई इसका लेंथ कितना होता है, पाई आर बाई 2, सही है ना, इंटू डी एक्स, डी एक्स को हम लिख देंगे आर डी थीटा, सही, बहुत सही। आर आर कट गया तो आ गया 2q बाई पाई इंटू डी थीटा, ठीक, ओके फाइन। अभी डी क्यू तो मिल गया, तो क्या करें इसका ना डाइपोल जो बना है
तो वो हम इसको डायरेक्ट नहीं ऐड डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं इंटीग्रेट कर सकते, क्योंकि ये जो डाइपोल मोमेंट ऐसे रहे ना, माइनस से प्लस तक ऐसे जाएगा ना डाइपोल मोमेंट पी, उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, ऐसे ऐसे कोई इधर कोई इधर, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम इंटीग्रेट ऐसे नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट? वैसे करेंगे कि कंपोनेंट में तोड़ दो। तो एक हमारा ये थीटा हो गया, तो इसमें हमारा आ जाएगा पी कॉस वाला पार्ट, कॉस थीटा, इधर पे जाएगा पी साइन थीटा वाला पार्ट। अभी कोई भी जगह पे आप dx ले लो ना, p cos थीटा हमेशा अलोंग द एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाएगा और साइन थीटा हमेशा j कैप की तरफ जाएगा, तो इसको हम आसानी से अलग अलग कंपोनेंट पे इंटीग्रेशन करेंगे। चलो करते हैं। तो हाँ कर देते, पहले डाइपोल निकालते हैं। छोटा सा डाइपोल dp क्या हो जाएगा, इसका लेंथ है r और चार्जेस हमने निकाल के रखे dq इंटू आर विच इज 2q बाई पाई डी थीटा इंटू आर। लेकिन हमें dp नहीं निकालना है, हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, p का x वाला कंपोनेंट हमारा आएगा और इसको लिखेंगे p cos थीटा, मतलब dp cos थीटा एक्चुअल में। तो dp तो है ये निकाला हुआ है 2q बाई पाई इंटू आर, आर है या नहीं, मैं आर, अच्छा है ये आर डी थीटा, साथ में आ गया हमारा कौन, कॉस थीटा डी थीटा। बहुत अच्छे, करते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट 0 से हाँ पाई बाई 2 कर देते हैं, 0 से पाई बाई 2, 2q r पाई, तो ये तो है कांस्टेंट 2q r बाई पाई, और 0 से पाई बाई 2 मैंने बार बार बोला है आप लोगों को कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स याद रखा करें, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। बाकी बच्चों की तरह निकालने के लिए तो दिन भर टाइम है ही आपके पास, निकालते रहो। तो हो गया 2q r बाई पाई। दूसरा कंपोनेंट पी वाई वाला, इसमें आ गया सेम 2q r बाई पाई, लिख लिया हमने, साइन थीटा आ रहा है और डी थीटा आ रहा है, लिमिट भी सेम ही रहेगा, 0 टू पाई बाई 2 आ गया 2q r बाई पाई इंटू साइन थीटा डी थीटा का 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन और कॉस थीटा का 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन सेम होता है, और इसमें आएगा 1, तो आंसर आ गया 2q r बाई पाई। अब सोच लो, पी एक्स ऐसे जाता है, पी वाई ऐसे जाता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा। अब पी एक्स का भी तो वैल्यू सेम ही आ रहा है ना, 2q r बाई पाई, पी वाई का भी वैल्यू आ रहा है 2q r बाई पाई, तो ये क्या हो जाएगा, √2 वाला केस ना, 2√2q r बाई पाई। ये हो गया हमारा नेट डाइपोल मोमेंट। तो पी नेट क्या होता है, ये पी नेट इक्वल्स टू 2√2q r बाई पाई। ठीक, ओके, उतार लो। तो ऐसे काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम हम डाइपोल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चल के देखेंगे कैसे करते हैं, कैसे इरोडोव वाले सवाल हो जाते हैं बहुत अच्छे से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको उतारो। चलो अब हम देखेंगे कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक ना, डाइपोल को लेके एनालिसिस को और आगे ले जाते हैं और देखेंगे कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। पहले देखेंगे कि उसका एक्सिस के बराबर, मतलब एक्सियल पॉइंट पे क्या फील्ड रहता है, मतलब डाइपोल है, चार्जेस है, तो फील्ड तो देगा ना, तो वही निकालना है।
तो हम इसमें ब्लू में भी ब्लैक आ रहा है, मेरा किस्मत ही खराब है। चलो देखे तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, कहाँ पे, एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक, पहले तो एक्सियल देखेंगे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखेंगे जिसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलेंगे, उसके बाद एक जनरल पॉइंट पे देखेंगे। तो पहला वाला देखते हैं, डाइपोल मान लो एक है माइनस क्यू, जल्दी से निपटाते हैं इसको। यहाँ पे है प्लस क्यू, तो बोल रखा है कि डाइपोल हम मिडल से लेते हैं, ठीक है, छोटा है ना बहुत, तो मिडल से ही लेते हैं डिस्टेंस, डाइपोल का डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि कितना दूरी है ए, और इसका डाइपोल का डिस्टेंस है एल, एल मतलब बीच में डिस्टेंस 2L। ठीक, अच्छा, तो डाइपोल से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट रखा हुआ है, मान लो एक पॉइंट है पी। तो बोल रहा है कि हाँ एक्सियल पॉइंट है ना, एक ही लाइन पे, तो बोल रहा है कि पी पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो ये कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। तो आप जैसे कि पहले क्या होगा, प्लस क्यू वाला चार्ज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इस तरफ, ड्यू टू प्लस क्यू, कैसे लिखे कैसे लिखे, प्लस क्यू, और माइनस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देगा अपने तरफ, मतलब लेफ्ट वर्ड। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अब ऑब्वियसली प्लस क्यू ज़्यादा पास है पी का और माइनस क्यू ज़्यादा दूर है, तो डोमिनेट करेगा प्लस क्यू। तो हमारा ई नेट जो है पॉइंट पी पे आ जाएगा, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, है ना। तो इसमें हाँ हाँ, तो कर देते हैं। कूलम्ब ने क्या बोला है, कूलम्ब ने बोला है कि के होगा, क्यू होगा, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। डिस्टेंस कितना है, ए माइनस एल, बढ़िया। और माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना होगा, ए प्लस एल, के क्यू बाई ए प्लस एल। ये फॉर्मूला किसने दिया था, कूलम्ब ने। कोई पॉइंट चार्ज से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है क्या नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर। किस कैसे किया इसको, ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वाला स्क्वायर तो है ही, तो ऊपर आ गया के क्यू। ठीक, कोई गलती की गुंजाइश है। के क्यू के साथ आएगा ए प्लस एल होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एल होल स्क्वायर, इसको तो मैं भूल ही गया था। तो ये क्या आ जाता है, फॉर्मूला है ना 4, मतलब 2AL, इसमें आएगा हम 2AL, तो 4AL आ गया, के क्यू इंटू 4AL डिवाइडेड बाई। अब देखो, अब ना हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। हमने बोला था कि डाइपोल रहता है एंगस्ट्रॉम लेवल पे, हमने पॉइंट लिया है मान लो सेंटीमीटर या मीटर तो नहीं, सेंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर भी मान लो, तो भी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू डाइपोल का डिस्टेंस पे। तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेके, जो ये जो ए है ना, वेरी वेरी ग्रेटर देन होम, वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो अगर ऐसा है ना तो एल स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, ए टू द पावर 4, है ना, ए टू द पावर 4। तो काटो, आ गया ए क्यूब, और जो इसमें 4L है ना, उसमें से हम 2L अलग करते हैं, 2L अलग करते हैं, साथ में रखते हैं Q। 2L Q क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। देखो P है 2L डिस्टेंस इंटू Q, ये हो गया इसका डाइपोल मोमेंट। हम रख देते हैं P, तो हो गया 2kp बाई ए क्यूब। R पे रखते हैं, ए अच्छे नहीं लग रहा है, तो ई नेट जो है ना वो हम आर पे रखते हैं। एक्सप्रेशन क्या आ गया, के पी 2kp बाय R क्यूब। मान लेते कि ये डिस्टेंस आर है, तो जनरल सा फील आता है ना। तो
ये तो ऑब्वियसली वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ पे होगा? तो ऑब्वियसली प्लस क्यू जो है डोमिनेट कर रहा है, तो नेट डायरेक्शन इसी तरफ होगा, और डाइपोल का पी का डायरेक्शन भी राइट साइड पे ही है। तो पी कैप का जो डायरेक्शन है वही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम इसके डायरेक्शन रख देते हैं साइड में, पी कैप यहाँ पे दे देते हैं वेक्टर साइन, पी कैप और पी मिल के हो जाता है वेक्टर पी, और नीचे आर क्यूब। ये है एक्सप्रेशन आपका डायपोल। अब मान लो कि ये पॉइंट ना लेफ्ट पे है, तो क्या होगा भाई? तो कुछ नहीं होगा, वो ही देखो माइनस क्यू के लिए ई डोमिनेट करेगा, प्लस क्यू के लिए ई कम रहेगा। बात तो एक ही है, नेट फील्ड इसी तरफ और वैल्यू भी 2kp/r³। तो चाहे डायपोल का लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायपोल के जैसे ही होते हैं डायरेक्शन, ठीक। बाकी वैल्यू तो 2kp/r³ आपको याद होना जरूरी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, उतारो इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके, जैसे आपका मर्जी वैसे ही कर सकते हो, कोई बाउंडेशन लाइफ में है ही नहीं। ठीक, मैंने सोचा फास्ट कराऊंगा, काफी स्लो जा रहा है, पता नहीं कितना टाइम हो गया। स्पीड नहीं दूंगा, वैसे भी मुझे सर में दर्द तो शुरू हो चुका है, देखते हैं और कितना टाइम कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं। तो भाई अब क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वही घिसा पिटा बात, ड्यू टू है डाइपोल, अब कहाँ पे? एट इक्वेटोरियल पॉइंट। मेरा स्पेलिंग बहुत गड़बड़ है, घबराना मत, आप करेक्ट कर लीजिए। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब कहाँ पे है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक रख देते हैं चार्ज में यहाँ पे, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इसके इसमें इसके क्या बोल रहा हूँ मैं, रखते हैं यहाँ पे माइनस क्यू, कुछ ही दूरी पे होगा इसका साथ ही प्लस क्यू, और ठीक मिडल से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए, इसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, और इसी में होगा कोई सा जनरल पॉइंट जो कि यहाँ से डिस्टेंस कितने पे होगा, मान लेते कि r डिस्टेंस पे है, और पॉइंट P बता दो, पॉइंट P पे इस डाइपोल की वजह से कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियसली ये जो प्लस क्यू है ना, एकदम इजी सा है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। देखो लाइन ज्वाइन करते हैं, कूलॉम ने बताया कि कोई पॉइंट चार्ज ऐसे फील्ड देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो ये वाला डिस्टेंस वही होगा ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, मिडल ये इक्वल, ये 90 वाला तो सेम ही होगा। तो इसका मतलब है चार्ज का अमाउंट भी सेम है, बस डायरेक्शन में गड़बड़ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होना चाहिए। इसमें भी आएगा ई, तो इन दोनों ई के वजह से एक हमारा जाएगा कंपोनेंट, देखो तोड़ लेते हैं इसको, ऊपर वाला ई को तोड़े तो यहाँ पे आएगा ई, थीटा रख दे, हाँ रख देते हैं इसको, इसको थीटा रखे तो ये भी हो गया थीटा, तो ये भी हो गया थीटा, ये भी हो गया थीटा। थीटा में आप कंफ्यूज मत होना, अच्छे से देखिए सिमेट्रिक है सब कुछ, थीटा 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 सब इक्वल है, और इसमें आ गया ई कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ ई साइन थीटा। तो नीचे वाला ई का भी एक ई कॉस थीटा बना देगा इसको दो, नीचे में एक ई साइन थीटा, बहुत अच्छे। ई साइन थीटा और ई साइन थीटा हो गया कैंसल, रह गया है 2e cos थीटा। अब इसको क्या करें? इसको करेंगे हम कुछ नहीं, हम बोलेंगे कि ई नेट क्या हो गया, 2e cos थीटा। तो 2e क्या होता है? e वही होता है, मान लो कि इसका डिस्टेंस क्या था, l एंड l, तो ये l ये r डिस्टेंस हो गया k क्यू बाई
रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही एजम्पशन पुराना वाला, क्या आर एल से बहुत ही ज्यादा लार्ज है। और कॉस थीटा का सोच लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है एल, और हाइपोटेनियस इसमें स्क्वायर होना चाहिए ना, तो ऐसा ही रहेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो जी, 2L³ हो गया P, हम रख देते हैं के पी है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, और इसमें नीचे आ गया हमारा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। लेकिन हम करेंगे क्या? अप्रोक्सीमेशन हमें बताया जा रहा है आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो एल तो हो जाएगा सबमर्ज्ड। समुंदर में एक बूंद पानी डालो तो समुंदर को कोई फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए, तो सेम है R³। तो हमारा आंसर आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, ऐसे ऊपर वाला कार्व्ड कर दो, नीचे वाला स्ट्रेट, तो समझाएगा कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाया। तो KP/R³, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है? KP/R³ डायरेक्शन देखो इस तरफ, लेकिन डाइपोल मोमेंट माइनस से पॉजिटिव, इस तरफ P कैप, तो E का क्या डायरेक्शन हो गया? माइनस P कैप, उल्टा जा रहा है पूरा का पूरा थे, ठीक। तो E नेट का हमारा आ रहा है KP/R³, लेकिन डायरेक्शन हो गया माइनस P कैप, तो इसका हो गया माइनस KP/R³। दिन में रात में सुबह शाम याद होना मंगता चाहिए, ठीक। चलो, अच्छा लगा, समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना, क्लास में आपको बता दिया जाएगा। कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा, ठीक। इतने में तो मैंने जैसे बताया समझ में आना चाहिए, बाकी आप देख लो। अभी जो बाकी है वो है कि एक जनरल सा पॉइंट पे हम निकालेंगे डाइपोल मोमेंट। देखो सामने जो कैमरा है उसमें भी दो दो है गोला, दो कैमरा वो रखा है डाइपोल, डाइपोल से रिकॉर्ड हो रहा है डाइपोल का क्लास। अच्छा जी, ठीक, करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे ख़त्म करते हैं एक पहला वाला पार्ट, दूसरा पार्ट बाद में करेंगे। तबीयत बिगड़ रहा है, सिग्नल तो आ रहा है मुझे। अच्छा, न्यूमेरिकल तो पहले उठाया था, अभी नहीं उठाया, कुछ क्वेश्चन वगैरह एक उठा लेंगे, कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इधर उधर ऐसे करके दे ही सकते हैं, खैर जाने भी तो यारो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही लाइन ड्यू टू ए, देखो कितना आसानी से मजे से करेंगे, ड्यू टू ए डाइपोल, बढ़िया, एट आ जनरल पॉइंट, अरे वाह, एट आ जनरल पॉइंट, बहुत अच्छे। देखते हैं कैसे। मान लो कि डाइपोल ऐसे एक है, P दे रखा है और बोल रहा है कि एक पॉइंट है P सा करके कहीं पे भी R दूरी पे, कहाँ से? डाइपोल से R, मिडल पॉइंट से हम दूरी हमेशा कंसीडर करते हैं। R दूरी पे है एक P पॉइंट, और वो P पॉइंट का डायरेक्शन लेने के लिए एंगल उन्होंने दे रखा है थीटा, लोकेशन जो बताता है थीटा एंगल। और क्वेश्चन क्या है? वही पुराना कि बताओ पॉइंट P पे, ना ये इक्वेटोरियल पॉइंट है ना एक्सियल पॉइंट है, बताओ पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसमें ना हम लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि हम कर चुके हैं पहले कुछ काम। क्या किए? देखो P तो वेक्टर है, तो उसको दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक लेते हैं अलोंग R, चलो ले लिया, क्या होगा? P cos थीटा दिखता है आपको। दूसरा परपेंडिकुलर से होगा P cos थीटा के साथ P sin थीटा। बहुत अच्छे। अब ना
दिमाग वाले समझ गए होंगे कि पी कॉस थीटा के लिए पी जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है। पी कॉस थीटा एक नया डाइपोल, इसके लिए हो गया एक्सियल पॉइंट, और पी साइन थीटा भी एक नया डाइपोल जिसके लिए पॉइंट पी है इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। दोनों का फॉर्मूला तो पास है हमारे। तो चलो जी, पी कॉस थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, हम इसको ई पैरेलल बोल देते हैं इस तरफ। और क्या पी साइन थीटा के लिए देखो, डाइपोल इस तरफ है तो डाइपोल मोमेंट जाता है उल्टा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो माइनस पी साइन थीटा की तरफ जाएगा, तो इस तरह से जाएगा ई परपेंडिकुलर, जो कि इक्वेटोरियल के वजह से बन रहा है। तो ई पैरेलल का वैल्यू क्या होता है, 2 kp/r³। लेकिन यहाँ पे पी थोड़ी ना है, पी कॉस थीटा है, तो पी कॉस थीटा बाई r³, और ई परपेंडिकुलर क्या होगा, kp/r³। ठीक, लेकिन पी थोड़ी ना है, पी साइन थीटा है, हो रखा है तो सॉरी। तो जी 2 kp cos थीटा r³ और 2 kp sin थीटा बाई r³ दोनों है, और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ बना रहा है 90 डिग्री। तो हमारा ई नेट क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो मंजूर खुदा चाहेगा। तो देखो 2 kp/r³ cos थीटा है, पूरा का पूरा कर दो स्क्वायर, और इसमें क्या, कुछ नहीं, के पी साइन थीटा बाई r³ कर दो पूरा का पूरा स्क्वायर, हो गया प्लस kp/r³, बाहर निकल आए, अंदर रह गया बेचारे 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, जिसको कोई फायदा तो होगा नहीं लगता। kp/r³, अंदर पे हम ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर लिखते हैं, इसको 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर से घट के हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन गया, जो कि ज़्यादा काम के है नहीं। क्योंकि हम जब डाइपोल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका है कि ऐसे ऐसे कंपोनेंट को तोड़ो फिर आंसर करो। एक एग्जांपल हम देखेंगे अभी के अभी। ठीक, चलो ये तो आ गया। बाकी अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं आया, तो वैल्यू आया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा कुछ कुछ जाएगा ना। तो मान लो अल्फा एंगल कर रखा है, तो ये वाला क्या हो गया, ई परपेंडिकुलर का कंपोनेंट, तो हमारा टेन अल्फा क्या आ गया, ई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ई पैरेलल, जो कि दिखाता है, मुझे नहीं पता क्या दिखाता है। ई परपेंडिकुलर कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, यहाँ पे के पी साइन थीटा बाई r³, के पी साइन थीटा बाई r³, नीचे आ गया 2 kp cos थीटा बाई r³। ध्यान से देखो तो आ रहा है tan थीटा बाई 2, तो हो गया tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। बढ़िया आंसर भाई, tan इनवर्स। मजा आ गया क्लास करके तो। ओके, तो अल्फा हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। इनवर्स ना रखो, tan को इधर रखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे याद रखे वैसे ही करो, लेकिन याद होना जरूरी है। चलो जी एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, नहीं तो आप समझ रहे हो कि ये टीचर क्या कर रहा है। आईआईटी से पढ़ के आया और डरा रहा है। डरने का नहीं है, जो डरता है वो करता नहीं है। कहते हैं डर के आगे जीत है, पर डर को ओवरकम भी तो करना चाहिए ना, नहीं तो आगे कैसे जाओगे। ठीक, आपने लिख लिया होगा, नहीं तो ये तो वीडियो है, स्क्रीन पॉज करके आराम से लिख लेना और समझ भी लेना। ठीक, जितना टाइम दोगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट भी आपको उतना रिस्पेक्ट देगा, और आप उसमें ब्राइट, उसमें आपका ब्राइटनेस दिखेगी। चलो जी एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं आज का ये। क्या ले, क्या ले, चलो ले लेते हैं कोई भी।
एक डाइपोल दे रखा है आपको, उसमें दूरी मूरी नहीं बताता है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। डाइपोल मोमेंट भी देख रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मान लो, ऐसे डायरेक्शन दे रखा है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, और डाइपोल ने कर रखा है 45 डिग्री का एंगल। बताओ कि यहाँ से 5 या कितना दे, 1 मीटर लेते हैं, आंसर अच्छा आएगा। 1 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है पी, पी नहीं देते हैं, पॉइंट को देते हैं ए बी सी डी, हाँ डी पॉइंट है, डी पॉइंट में बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल कितना होगा। तो जनरल सा पॉइंट है, थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा, लेकिन हम फॉर्मूले से करेंगे नहीं। करेंगे कैसे, वैसे ही जैसे हम डिराइव किए थे। क्योंकि देखो, आप ना थीटा लेने में गड़बड़ ना कर दो, इसलिए मैं थीटा ना हमेशा उस डाइपोल के साथ था, जो भी पॉइंट है ना इसका डाइपोल के साथ था, तो थीटा लेने में गड़बड़ ना कर दो, इसलिए यही बेस्ट तरीका है। दिमाग पे जोर ना दो, कंसेप्चुअली जाओ। तो ये यहाँ पे होगा पी कॉस 45, यहाँ पे पी साइन 45, जो भी है p/√2 इधर, p/√2 इधर। तो इस p/√2 के वजह से ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डाउनवर्ड, उल्टा, जो कि होता है के p/√2 बाई आर क्यूब, हो गया 1 क्यूब दे रखा है देखो, इसलिए मैंने 1 लिया था। और ये जो है एक्सियल पॉइंट, इसके वजह से ई आ जाएगा 2kp/√2 डिवाइड बाई आर क्यूब। तो हमारा रिजल्टेंट आ गया ये साथ में √2। नहीं नहीं, इक्वल तो नहीं है, क्या करें क्या करें, रेट को नहीं है, 2k। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल नहीं पाओगे क्या, अपने को ऐसे काम करना ज़्यादा पसंद नहीं है, फुद्दू सा कैलकुलेशंस करने के लिए टीचर यहाँ पे है नहीं। ये सारे काम है आपका, जो आप वफादारी के साथ निभाओगे। और √2 स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, उसके बाद रूट डालो, ये आ जाएगा आपका ई नेट। डायरेक्शन तो आपको पता ही है, θ/2 कुछ करके tan θ/2 आ जाता है, tan अल्फा। चलो जी, इसमें क्या आता है, kp/√2 तो बाहर आ जाएगा, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे 2 स्क्वायर और 1 रह गया 4 5। तो बाप रे, √5/2 kp, मज़ा आ गया। चलो, तो और आगे ले जाऊं या ख़त्म करूं, उतारो इसको। तो इसके बाद हमें करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम ही काज काम तो सेम ही करना है, कर दूं क्या, खत्म करते यार, पेंडिंग नहीं रखते हैं। चलो भाई, इलेक्ट्रिक, हाँ हाँ हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म करते हैं जल्दी से, उसके बाद टॉर्क, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। डायपोल को खत्म करते हैं। टाइम कितना हो गया पता नहीं, कितने देर से रिकॉर्डिंग हो रहा है। चल भाई, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह हम रिप्लेस कर देंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल देखो कितना जल्दी निकालते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू, आप चाहे तो और डाइपोल एक बारी में रखते हैं। एक नंबर में आएगा एक्सियल पॉइंट, देखते हैं एक्सियल पॉइंट पे क्या आता है। डाइपोल बाबा जी यहाँ पे है, तो इसके लिए एक्सियल पॉइंट इधर कहीं पे हो गया, कितने दूरी पे, आर दूरी पे। और यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या कर दिए, वी नेट हमारा हो गया, इसके लिए पोटेंशियल हो गया, और बीच में डिस्टेंस एल एल करके, और इसका पोटेंशियल हो गया प्लस क्यू के, क्यू बाई आर होता है ना, तो इसमें हो गया R-L, जो इसके लिए पॉजिटिव आएगा और इसके लिए नेगेटिव आएगा। चार्ज के साइन के साथ आता है पोटेंशियल, माइनस के क्यू, माइनस क्यू के लिए हमने माइनस डाला है, बाकी तो पोटेंशियल ऐड होता है। R+L हो गया है ना,
एकदम कॉपी पेस्ट पिछले प्रॉब्लम की तरह। तो इसमें हमें मिल रहा है कि क्यू, इसके माइनस करें तो क्या आता है 12, बढ़िया। और इसमें आता है आर स्क्वायर माइनस, वही खेल फिर से शुरू हो गया। एल इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, तो हमें मिल गया 2L और Q को मिलके P लिखते हैं ना, के पी बाई आर स्क्वायर। ओके नहीं, डायरेक्शन क्या बात कर रहे हो सर, पोटेंशियल तो स्केलर है, इसका डायरेक्शन कहाँ से आ गया? ठीक, तो कोई डायरेक्शन है नहीं। अब लेफ्ट में अगर पॉइंट होता तो क्या होता, तब कुछ ना कुछ और होता। क्या होता देखो, तब ना माइनस क्यू डोमिनेट करता। तो माइनस क्यू वाला ना, ये वाला डोमिनेट करता, ज़्यादा होता। डिस्टेंस आर माइनस एल यहाँ पे आता, आर प्लस एल यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 12 है ना, इसके सामने एक माइनस आता, आप करके देखो। ठीक, तो इसका आप टास्क है कि मुझे तो दिख रहा है, आप करके देखो। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेम ही चीज़ आएगा, खाली यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आर माइनस एल और यहाँ पे आर प्लस एल होगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। अब सेम नहीं है भाई, माइनस क्यू के तरफ आया तो माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, और प्लस क्यू के तरफ आया तो प्लस के पी बाई आर स्क्वायर, है ना। ओके, तो पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे निकल गया। अब आप बताओगे भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट जो है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसमें कितना होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वैसे मैं हिंदू हूँ। तो देखो भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई भी पॉइंट मैं क्यों ना ले लूँ, तो हमारा तो वही आएगा ना, डिस्टेंस सेम है। मान लो आर है तो इसके लिए माइनस के क्यू बाई आर, और इसके लिए प्लस के क्यू बाई आर, तो कितना हो गया 0। तो मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो, पोटेंशियल आना है 0। तो इसका हमें सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक जनरल सा पॉइंट जो हम कहते हैं, उसमें देखो स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। मैं तो कहूँगा पॉज करके लिख लो, बाद में नहीं लिखा जाता है। स्क्रीनशॉट वाला मेथड बहुत ही ख़राब है, लाइफ ही बर्बाद कर देगा आपका। कॉलेज में करो तो सही है, हमने भी किया था। तो जी, जनरल पॉइंट 3। तो जनरल पॉइंट पे क्या होगा मुझे नहीं पता, करते हैं। वही पी है, गोला नहीं बना था इस बार, और वही आर है, वही थीटा, वही पॉइंट जिसमें हमें पोटेंशियल निकालनी है। हम करेंगे भी वही काम, जो कि इसको कंपोनेंट एक इधर आएगा पी साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर आएगा पी कॉस थीटा। मज़े की बात यह है कि देखो, देखो रे भाई, पी कॉस थीटा का इस पॉइंट पे पोटेंशियल आता है के पी बाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, बढ़िया। प्लस इसका इसका पोटेंशियल, ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट है ना जो कि 0 होता है, तो आ गया पोटेंशियल के पी कॉस थीटा बाई थीटा है ये, क्यों नहीं, थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, अब मान लो कि ये पॉइंट इधर ना, कोई इधर है, ठीक, इधर होता तो क्या होता, तो कॉस थीटा में थीटा पाई माइनस थीटा हो जाता, आई थिंक। क्या है, वही होता, जो भी करे। यहाँ पे थीटा दे देता, मान लो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो हम लेते पाई माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाता पाई माइनस थीटा, तो हमारा आ जाता माइनस कॉस थीटा, ये वाला। तो इंटू के पी बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आता है माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। सही है। चलो भाई, जनरल पॉइंट का भी कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट कर लेंगे और उससे आसानी से आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, उतारो। टीचर को पानी पीना चाहिए, तो इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह करे, वाकडान वगैरह का है। चलो जाने देते हैं यार, ख़त्म करते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं, डाइपोल को अगर रख देते हैं तो क्या होता है। भाई टीचर के पास तो पानी है ही नहीं,
वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, डायपोल को समाप्त करते हैं। चल भाई, पोटेंशियल का कहानी क्या, अब आया। देखो समझो, इसको समझने की चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पहले तो बताओ, मैंने लिया ए पॉइंट, लिया बी, ए और बी में किस में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, बता दो। पॉइंट ए और पॉइंट बी में किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अरे भाई, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, प्लस से फील्ड निकल के माइनस पे एंटर करता है, मतलब क्या ये हाई पोटेंशियल है या लो पोटेंशियल है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे डायरेक्टेड होते हैं। तो ऐसे है, मतलब कितना, जितना आगे जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब वी ए ग्रेटर देन वी बी। बहुत अच्छे। अब मान लो ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरी करेगा तो बाद में बताऊंगा। तो मैंने ना एक डायपोल को रख दिया ऐसे, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, दूसरा एक डायपोल, दोनों सिचुएशन सोच लेते हैं, छोड़ने का नहीं, माइनस क्यू इधर। तो अब होता यूं है कि माइनस क्यू पे ना फोर्स लगा देता है, कहाँ पे लगेगा, इधर क्यू ई, प्लस क्यू पे इधर क्यू ई, नेट फोर्स कितना, 0। ओके, अच्छा जी। और इसमें देखो, इसमें इधर प्लस क्यू ई, इसमें इधर माइनस क्यू ई, मतलब माइनस क्यू मतलब डायरेक्शन तो मैंने दे ही दिया क्यू ई, तो इस पे नेट फोर्स कितना है, 0। अरे वाह, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल में जैसे भी रहे, डायपोल डायपोल में हमेशा नेट फोर्स 0 होएगा। ठीक, अब मान लो कि डायपोल ऐसे है, यहाँ पे हमने रख दिया प्लस, यहाँ पे रख दिया माइनस, तो इसमें मान लो कुछ एंगल करके रखा है, तो सेम केस, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स 0 ही है। लेकिन इस बार इसमें ना नेट टॉर्क भी 0 था। मान लो कि आप एक मिडल पॉइंट पे ले रहे हो ना, तो फोर्स देखो पॉइंट से पास हो रहा है दोनों, तो आर हमारा 0 हो गया। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, अच्छे से लिखो तो आर, एफ परपेंडिकुलर वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक, या फिर एफ आर परपेंडिकुलर, जो भी करो। तो यहाँ पे आर 0 हो रहा है दोनों केस में, हमारा टॉर्क भी 0, एफ नेट भी 0। लेकिन इस केस में देखो भाई, नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0 होने से रहा नहीं हुआ ना, 0 कैसे होगा, देखो भाई, इस पॉइंट से, मिडिल पॉइंट से ले या इधर से ले, कहीं से भी लो यार, बात तो एक ही है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ, सीधा इसी से ले लेते हैं, रोटेशन के हिसाब करते हैं। तो इस पॉइंट से इसका, इस वाली का टॉर्क नहीं आएगा, रेफरेंस पॉइंट से पास कर रहा है फोर्स, टॉर्क तो 0 आएगा। लेकिन इस पॉइंट से इसका कुछ दूरी होगा, हमने तो 12 लेके रखा था ना, डी रखते हैं इस बार, डी। तो डी डिस्टेंस पे एक फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स का एंगल कर रहा है मान लो थीटा वाला, डाइपोल थीटा एंगल कर रखा है, तो फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा क्यू ई साइन थीटा वाला, है कि नहीं। टॉर्क तो लगेगा भाई, ये वापस आएगा ऐसे, और ये वाला ऊपर जाएगा, मतलब ये सिस्टम जो है ना, अच्छा लिख ही देता हूँ, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा आर तो है डी, और एफ तो है क्यू ई साइन थीटा, ठीक। तो क्यू और डी मिल के हो गया पी साइन थीटा। डायरेक्शन कहाँ पे है, डायरेक्शन है देखो, ये पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पे
आर क्रॉस पी, आर है ऐसे, राइट हैंड रूल क्रॉस प्रोडक्ट, आर है ऐसे, एफ है ऐसे, तो ऐसे से ऐसे करो, इनसाइड जाता है हमारा अंगूठा, थंब। देखो ना, आर क्रॉस एफ, कर्ल टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर, cross product is given by place your hand along the first vector, right hand, हाँ, लेफ्ट नहीं। तो along the first vector r है, पहला वेक्टर r पे प्लेस किया ओरिजिन से, उसके बाद फोर्स पे तरफ कर्ल किया तो थंब हमारा इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, तो हमारा डायरेक्शन आ गया इनसाइड, जो कि हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो पी साइन थीटा, अब इसको ना हम पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं, ई क्रॉस पी भी लिख सकते हैं। कौन सा सही है कौन सा गलत, या दोनों सही है? मैं तो बोलूंगा पी क्रॉस ई सही है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन तो इनसाइड आना चाहिए ना। तो ई क्रॉस पी, यहाँ पे फोर्स दे रखा है हमने। अच्छा चलो जी, ई तो इधर है ना, तो ई क्रॉस पी करेंगे। पी किस तरफ है? देखो पी माइनस से प्लस पे, और ई तो ऐसे जा रहा है ना, तो ई क्रॉस पी करेंगे तो टॉर्क आउटसाइड आ रहा है, ई क्रॉस पी आउटसाइड आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो अंदर होना चाहिए, तो पी क्रॉस ई सही जवाब, ये वाला नहीं होगा। ठीक, तो हमारा डाइपोल पे टॉर्क, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसमें हमने एक डाइपोल को रख दिया, तो उसमें टॉर्क कितना गया? पी क्रॉस ई। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ए टॉर्क ऑन ए डाइपोल। मैंने हेडिंग भी नहीं दिया, निकाल दिया बस, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इज पी क्रॉस ई, याद रहना जरूरी है। अब देखो, जो बात मैं बताने जा रहा था उससे थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। ठीक, देख लो, डाइपोल ऐसे, प्लस क्यू माइनस क्यू, फोर्स ऐसे लगा, इधर ऐसे लगा, डाइपोल वापस अपने जगह पे आ गया, हमने यहाँ से शिफ्ट किया था, यहाँ पे था पहले, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक, तो यहाँ से थोड़ा सा हमने ऐसे हिलाया एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल करके, तो वो ना वापस आ जाएगा, आने के टाइम वो एक स्पीड गेन कर लेगा, स्पीड कर करके इसको क्रॉस करेगा, नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे होना चालू हो गया, इसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं, हालांकि आज नहीं निकालेंगे, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करना है टीचर को। ठीक, ओके चलो, इसमें तो ये वाला हम ना इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम, ये जो है माइनस क्यू हमने यहाँ पे रखा, प्लस क्यू यहाँ पे रखा, तो इस जो नेट फोर्स जीरो हो रखा है, नेट टॉर्क जीरो हो रखा है, इस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि थोड़ा सा भी हिलाओ तो वापस अपने जगह पे पोजीशन रिस्टोर करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी दूसरा देखो, हमने ऐसे भी रखा था ना एक, इधर पे प्लस क्यू, इधर पे माइनस क्यू, अरे बाप रे। तो अब ना हम ऐसे घुमाया, माइनस क्यू इधर पे, थोड़ा सा थीटा, बहुत ज्यादा नहीं, तो क्या वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा? नहीं, माइनस क्यू पे यहाँ पे लग गया क्यू ई, और प्लस क्यू पे यहाँ पे लग गया क्यू ई, तो घूमता ही रहेगा ना, थोड़ा सा भी हिलाओ तो घूमता ही रहेगा, तो इसमें क्या डिस्टोर्ट तो करेगा नहीं अपना, ऐसे जाएगा तो ऐसे वापस तो आना नहीं है, तो ये वाला हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहला वाला स्टेबल था, ये वाला, ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है, टीचर भी बीमार है, सब्जेक्ट भी बढ़िया चल रहा है, लग तो नहीं रहा है टीचर बीमार है भाई, लेकिन है वायरल वाला चीज है ना, आपको थोड़ी बीमार करना है। चलो जी, ओके, हो गया, टॉर्क तो निकाल गया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं, उसके पहले एक एग्जांपल कर ही लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के सर पढ़ना तो अधूरा लगता है, सच में यार, एग्जाम्पल तो लाइफ में होना ही चाहिए।
चलो जी, एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा लेते हैं। मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। एक डाइपोल इधर पे है, डाइपोल मोमेंट उसका ना, चलो चार्ज देते हैं इस पर, माइनस क्यू है, और इसमें डिस्टेंस 2L ले रखा है, और ये एंगल किया है 37 डिग्री। उसी टाइम ना, ऐसे तो रहेगा थोड़ी ना, घूम के आ जाएगा, तो हमने इस पे पकड़ रखा है इसको, और इस टाइम ना कुछ देर बाद हमने इसको कर दिया रिलीज। तो रिलीज करने के बाद क्या होगा, डाइपोल ना घूम के ऐसे घूमना चालू होगा। तो घूमना कब, जीरो है ना अभी, स्टेबल है, छोड़ने के बाद वो मोशन चालू कर रहा है, मतलब क्या, उसका रोटेशनल के लिए रोटेशनल एक्सिलरेशन है, उसको बोलते हैं अल्फा। एंगुलर एक्सिलरेशन है ना, नहीं तो एंगल कैसे करेगा यार, एंगुलर एक्सिलरेशन है तभी तो ये रेस्ट से मूव करेगा, ठीक, एंगल से रोटेट करेगा। तो जी, आपको बताना है फाइंड अल्फा जस्ट आफ्टर द रिलीज, आफ्टर रिलीज कैसे करोगे, सोचो सोचो, आप करो, फिर मैं तो हूं ही बताने के लिए। जल्दी करो, करते हैं जी। देखो भाई, टॉर्क तो होने से रहा है, इस पॉइंट से लेते हैं, क्यू ही तो इधर जाना ही है, इधर पे आ गया, क्यू ही साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, साइन 37, ओहो, साइन 37 होता है 3/5। तो 3 QE/5 इस तरफ हो गया, बीच में डिस्टेंस 2L दे रखा है, तो हमारा टॉर्क क्या आ गया, R क्रॉस F, R इंटू एफ परपेंडिकुलर, और वो हो गया हमारा 2L इंटू 3 QE/5, हो गया टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, आई किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, सेंटर ऑफ मास, बीच में होगा। अरे हाँ टीचर, तो मास बोलना भूल ही गया, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मास तो होगा ही, ठीक है। तो आई का है हाफ, कितना होगा देखो, ml² इधर, ml² इधर, 2ml² इंटू अल्फा, बाकी तो है 6 Q, टू टू काट देते हैं यार, टीचर तो बहुत बेक, 3 QE/5, टू काटते हैं हम, तो हमें मिला जन्नत। कैलकुलेशन इतना खराब है क्या मेरा, नहीं होना चाहिए। अल्फा इक्वल्स टू 3 QE/5 ml², एल एक काट देते हैं, इक्वल्स टू 3 QE/5 ml। बहुत अच्छे आंसर, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, जिसमें हमने रोटेशन को लाया डायपोल पे, ठीक, क्वेश्चन की तो कमी है ही नहीं। चलो जी, समझ में आपको आया होगा। टॉर्क होता है आई अल्फा, बाकी ये वाला टॉर्क तो हमने मैन्युअली निकाला ना, आर क्रॉस एफ करके, जो भी होता है। तो मैनुअल टॉर्क इक्वल्स टू फार्मूला वाला टॉर्क, फार्मूला वाला टॉर्क है आई अल्फा, आई तो है 2ml², बीच में से एक मास का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से लेना है आई, तो बीच में से सेंटर ऑफ मास बीच में ही होगा ना, मास एम इधर, मास एम है, तो ml² इधर, ml² इधर, दो दो ml² हो गया है आई पे, और ये है अल्फा, अल्फा ही पूछा था, तो अल्फा निकल निकल चुका है। ओके, अब देखो, आगे ले जाते हैं गाड़ी को, गाड़ी नहीं ट्रक चल रहा है ये डाइपोल वाला, क्लास खत्म ही नहीं हो रहा है। चलो लास्ट वाला टॉपिक बात करके खत्म कर, लास्ट तो है नहीं, फिर डाइपोल इन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी करने वाला चीज है, तो लेकिन खत्म करते हैं, आज शुरू किया है तो। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, देखो इसमें ना हमें एक डाइपोल रखेंगे ऐसे, -q, इसमें रखा +q, बीच में डिस्टेंस कितना ले, वही ले जो तुम कर सकते हो, बाद में लेते हैं। अभी क्या हुआ,
छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें फोर्स लगेगा इस तरफ, इसमें इस तरफ, ये घूमेगा। मान लो कि घूम के हो गया कुछ एंगल सा थीटा, यहाँ पे माइनस क्यू, टीचर को भूख लगा है, माइनस क्यू प्लस क्यू, सॉरी। तो अभी क्या हुआ, देखो हम थीटा इस थीटा को ना हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। थीटा का डायरेक्शन कैसा होता है, थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हाथ को घुमाओ राइट हैंड को, तो थंब जहाँ पे है थीटा का डायरेक्शन भी वही होता है। थीटा एक एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, ओके। तो अब ना इसमें एजम्पशन होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे, मान लो कि एक ग्राउंड सा है, इसमें एक ब्लॉक है मास m, इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो रखेंगे क्योंकि हम ग्राउंड को रेफरेंस को जीरो पोटेंशियल बताते हैं। बाकी तो डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा यू इज mgh हो जाता है, h हाइट पे इस ब्लॉक को ले जाए। mgh क्यों हुआ, क्योंकि ग्राउंड में हमने जीरो माना था। वैसे डायपोल का एजम्पशन ऐसा है कि डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल करके रहेगा, उस मोमेंट पे हमने इसको क्या रखना है, पोटेंशियल को जीरो रखना है, ठीक। ओके, तो पोटेंशियल हमने रख दिया जीरो। फिर क्या हुआ, डायपोल मोशन करा, हमने छोड़ दिया, डायपोल ने मोशन किया, तो डायपोल को कौन रोटेट कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है कंजर्वेटिव ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ना, क्यू इंटू ई ने उसको रोटेट करवाया, तो यह है कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें क्या पता है, वर्क डन, थोड़ा सा हिला तो थोड़ा सा वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स इज फोर्स, देखो इनटू डी एक्स होता है और डी आर होता है, हमें पता है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, तो हुआ है रोटेशन, तो फॉर्मूला भी रोटेशन वाला आएगा, फोर्स के लिए आएगा टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर वाला आएगा, टाउ डी थीटा। मतलब मान लो कि यहाँ पे उसने डी थीटा कुछ घूमा है ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ डी थीटा वाला घूम चुका है। ओके, थीटा हम एंटी क्लॉकवाइज पकड़ रहे हैं, फाइन। अच्छा, अब टाउ तो कौन सा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ईएसटी या कंजर्वेटिव जो भी हो। तो अब टॉर्क के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन देखो, टॉर्क के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, पी क्रॉस ई, मतलब पी ई साइन थीटा लिख देते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट ही तो है, पी ई साइन थीटा ये है टॉर्क, और डी थीटा तो रहेगा ही साइड में, और डॉट प्रोडक्ट उठाते हैं तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो ना वो भी आ जाता है कॉस के रूप में, तो ए डॉट भी उठाएंगे तो ए बी कॉस थीटा कितना है रे बाबा, देखो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिया है तो कंजर्वेटिव इसको टॉर्क देगा इनसाइड, देखो ऐसे घुमा रहा है तो थम जाता है इनसाइड, लेकिन हम थीटा ले रहा है ऐसे, तो ये आउटसाइड, तो उसमें एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, किसके किसके बीच में, थीटा और टॉर्क के बीच में। तो cos 180 डिग्री रखेंगे तो हो गया इसका वैल्यू -1, तो आ गया हमारा माइनस पी ई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, बढ़िया। थोड़ा सा वाइक टर्न डी थीटा मूव करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो हम ना ऐसे करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वागडन आ जाएगा, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, पी ई इंटीग्रेट साइन थीटा डी थीटा, तो थीटा को 0 से π/2 इंटीग्रेट करेंगे क्या, नहीं पता। हाँ, एक काम करते हैं, 0 से π/2 इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि थीटा हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ले रहे हैं। लेकिन शुरुआत में तो हमने सोचा था कि थीटा भले ही एंटी क्लॉकवाइज ले, हमने तो सोचा था कि शुरू हो रहा है यहाँ से π/2 से शुरू होके वो जा रहा है ऐसे, ऐसे कहाँ पे जा रहा है, थीटा पे, तो हमें 0 π/2 नहीं, गलत हो गया, टीचर गलती करता है। देखो भाई, हमें किसी जनरल सिचुएशन पे पोटेंशियल निकालनी है,
तो मान ले जनरल सिचुएशन पे वो कर रखा है एंगल थीटा, इनिशियल सिचुएशन में वो कर रखा था π/2, तो हमारे इंटीग्रेशन भी जाना चाहिए π/2 से थीटा तक, π/2 से थीटा तक, और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, पी रहता है, और जो है हमारा कॉस थीटा वाला पार्ट ना, कॉस थीटा और नीचे नहीं जाता है कॉस थीटा, और उसका लिमिट होता है π/2 से थीटा तक। ठीक है, तो देखो भाई कॉस थीटा कितना होता है, पीई कॉस थीटा, और कॉस π/2 कितना होता है 0 हो गया। अब कंजर्वेटिव वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं, कंजर्वेटिव वर्क डन इज माइनस डेल्टा यू, विच इज डेल्टा यू वाई माइनस डेल्टा यू फाइनल। यू वाई कौन सा है, ये वाला ना, जब हमने ज्यूम किया था रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री, तो यू वाई माइनस यू फाइनल। तो लिखते हैं इसको अच्छे से, देखो जब हम बोलेंगे यू इनिशियल हमने कितना लिया 0, तो 0 माइनस यू फाइनल हमारा आ गया पीई कॉस थीटा। खत्म करते हैं जल्दी से, यू फाइनल कितना आ गया, देखो माइनस हटाते हैं इस तरफ, पीई कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा हमें कुछ कुछ याद आ रहा है कि एक डॉट बी होता है ना, तो इसे क्लास पे खत्म करते हैं। तो देखा जाता है ए बी कॉस थीटा हमारा आता है ए डॉट बी करके, तो इसमें आएगा P डॉट ई, जिसमें हम रखेंगे माइनस साइन, ठीक है ना। तो हमारा U फाइनल जो है वो आ गया माइनस पी ई माइनस पी डॉट ई, तो जो कि हमारा U फाइनल मिल रहा है माइनस पी डॉट ई। ठीक है, तो देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारा आ चुका है, और वो कहाँ पे आया है कि किसी भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप अगर कोई डाइपोल को रख दो तो उसका एक्सप्रेशन आता है पी डॉट ई और नेगेटिव साइन के साथ में आता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस पी डॉट ई। फाइन, ओके, ठीक, अच्छा। तो चलो क्लास को और आगे नहीं बढ़ाते, आज खत्म करते हैं यहाँ पे। फिर भी एक टॉपिक तो छूट ही गया है कि इलेक्ट्रिक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा डाइपोल में फोर्स क्या होता है, डाइपोल में किस तरह से फोर्स लगते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा,